नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पवन कुमार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले तो आपका अपना स्वागत है अपने YouTube चैनल पर पवन एजुकेशन 602। हम जो पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर हमारा आदिकाल चल रहा है। आदिकाल के अंदर हम रासो साहित्य पढ़ रहे थे। रासो साहित्य का हमने कल पढ़ा कि रासो साहित्य के अंदर सबसे पहले हमें पृथ्वीराज रासो पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आगे के जितने भी रासो साहित्य और हैं वो पढ़ेंगे और आज रासो साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विसलदेव रासो, विसलदेव रासो पढ़ेंगे हम। विसलदेव रासो का जो रचना काल है वो 1155 ईस्वी माना जाता है। क्या? 1155 ईस्वी। और विसलदेव रासो की जो रचना की है यानी इनके लेखक जो है वो नरपति नालय है। कौन है? नरपति नालय। विसलदेव रासो के रचयिता कौन है? तो नरपति नालय है। ठीक है, और 1155 में इनकी रचना की गई जिन्हें 1200 विक्रम संवत माना जाता है। इस रचना के पीछे एक उद्धरण प्रस्तुत किया गया है, उन्हें देखें तो 1272 मजारी जेठ वदी नवमी बुधवारी नाला रसायन और हिंद शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। कुछ इतिहासकार यहाँ 1272 का अर्थ है 1272 भी मानते हैं, परंतु ज्यादातर जो है वो 1212 विक्रम संवती माना जाता है, जिसकी ईस्वी अगर निकाले ना ईस्वी के अंदर तो ये ईस्वी के अंदर 1155 आता है। ठीक है, तो इसमें एक ये देखना कि कुछ विद्वान जो है वो 1272 भी मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं 1272 भी विक्रम संवत मानते हैं कुछ विद्वान। ठीक है, इनका रचना काल 1272 विक्रम संवत। अब कुछ 14वीं शताब्दी का मानते हैं। 14वीं शताब्दी मानने वालों में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त 14वीं शताब्दी मानते माता प्रसाद गुप्त। 16वीं शताब्दी मानने वालों में डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। कौन है? डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जो है वो इनका रचना काल जो है वो 16वीं शताब्दी मानते हैं। जबकि नवीन शोधों में जो नवीन शोध है उनके अनुसार 1016 ईस्वी माना गया है, 1016 ईस्वी। और विक्रम संवत की बात करें तो 1073 विक्रम संवत। ठीक है, सिद्ध हुआ। ये नवीन शोधों के अनुसार है। किन के अनुसार है? नवीन शोधों के अनुसार। एक याद रखना कि अमीर के समय की भी रचना माना है, तो अमीर के समय की रचना किसने माना है? तो वो हीरानंद ओझा ने माना है। किसने माना है? हीरानंद ओझा ने। हीरानंद ओझा कहते हैं कि ये जो रचना है ये अमीर के समय की है। विसलदेव रासो जो है वो अमीर के समय की मानते हैं। इसमें अगर कुल छंद की बात करें भी कुल छंद कितनी है, तो कुल छंदों की संख्या जो है वो 128 है। कितनी है? 128 छंदों है इसमें। और काव्य का स्वरूप देखें तो ये एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य है। कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। ठीक है, इनके बाद में देखें प्रधान रस, तो प्रधान रस इसमें है श्रृंगार रस। प्रधान रस है वो श्रृंगार रस है। वियोग और संयोग दोनों, वियोग और संयोग, ये जो श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं ना, वियोग और श्रृंगार रस, इन दोनों का वर्णन किया गया है। नायक देखें तो इसके अंदर जो है विसलदेव तृतीय है। कौन है? विसलदेव तृतीय, जिनका एक दूसरा नाम विग्रहराज चतुर्थ भी आता है। विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, ये कहां के थे? अजमेर के चौहान शासक थे। अजमेर के चौहान शासक थे ये, अजमेर के चौहान शासक थे। नायिका की बात करें तो नायिका इसमें जो है वो राजमती है। कौन है? राजमती। नायिका राजमती। राजमती जो है वो मालवा के शासक हैं। मालवा के भोज परमार की पुत्री है। भोज
परमार की पुत्री जो है नायिका राजमती। ठीक है, फिर देखते हैं हम काव्य का विभाजन। जो विशलदेव रासो है इनका विभाजन 4 खंडों में किया गया। कितने खंडों में? तो 4 खंडों में इनका विभाजन किया गया है। प्रथम खंड देखें तो प्रथम खंड में क्या है? अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह का वर्णन है, यानी इन दोनों के विवाह का वर्णन है। विवाह का वर्णन है। ये जो हमने ऊपर पढ़ा है नायक नायिका, इनके विवाह का वर्णन है प्रथम खंड में। द्वितीय खंड में क्या है कि विशलदेव उड़ीसा चले जाना एवं 12 वर्ष तक वहीं प्रवास करने का वर्णन है। राजा विशलदेव जो है, राजा विशलदेव जो है वो रुष्ट होकर उड़ीसा चले जाते हैं। उड़ीसा चले जाते हैं और वहीं रहते हैं और वहां के 12 वर्ष तक वहीं प्रवास करते हैं। तो उनका वर्णन है प्रवास करने का वर्णन खंड 2 में। खंड तृतीय में राजमती के विरह का वर्णन है। रानी राजमती जो है, रानी राजमती के विरह का वर्णन है। विरह का वर्णन। और इसमें एक ये भी है कि विशलदेव जो है, विशलदेव के उड़ीसा से लौटने का वर्णन है। उड़ीसा से लौटने का वर्णन है। फिर चतुर्थ खंड जो आता है, चतुर्थ खंड में क्या है कि विशलदेव जब वहां आता है वापिस यहाँ, तो देखता है कि राजमती यहां से चली जाती है। तो राजा भोज जो है, राजमती के पिता, वो अपनी पुत्री को अपने घर ले जाते हैं। तो फिर विशलदेव आकर राजमती को वापिस चित्तौड़ लाते हैं। उनका वर्णन है, यानी राजा भोज के द्वारा अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना, अपने घर ले जाना तथा अपने घर ले जाना तथा विशलदेव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ ले आने का वर्णन इसमें है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, इनसे संबंधित और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य और जो है वो इसमें देखें तो एक तो ये देखना कि इसमें जो शैली है, इस रचना की शैली कैसी है। तो शैली जो है वो पिंगल मानी जाती है। पिंगल शैली है। और एक देखना कि श्रृंगार प्रधान रचना है। कैसी रचना है? श्रृंगार प्रधान रचना है। श्रृंगार प्रधान रचना है। और एक इसमें देखना, एक ये भी याद रखना कि हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रंथ से माना जाता है, यानी 12 मासा वर्णन
एक ये नोट लगाकर लिख लो कि सर्वप्रथम हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन इसी रचना से माना जाता है। यानी हिंदी में माना जाता है, उर्दू में तो पहले हो गया था, हिंदी के अंदर इसी रचना से माना जाता है। ठीक है। और एक याद रखना कि बारहमासा की जो शुरुआत है इस रचना के अंदर है, बारहमासा वर्णन की शुरुआत, बारहमासा वर्णन की शुरुआत यानी 12 महीनों का अलग अलग वर्णन किया गया है। बारहमासा वर्णन की शुरुआत जो है वो कार्तिक माह से हुई है। कौन से महीने से हुई है? तो कार्तिक माह से शुरुआत होती है। ठीक है, इन चीजों को आप याद रखेंगे। इनके बाद में देखें तो यह मात्र 100 पृष्ठों का एक लघु ग्रंथ है। कैसा है? 100 पृष्ठों का एक लघु ग्रंथ है। इसमें वर्तमान की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इसमें जो वर्तमान की क्रियाएं हैं, सर्वत्र वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग। ठीक है। एक याद रखना कि ये गेय काव्य है। कैसा काव्य है? गेय काव्य है, यानी गाने के लिए रचा गया है। गाने के लिए रचा गया, केवल गाने के लिए ही रचा गया है। ठीक है। एक इसमें याद रखना कि इस रचना को एक विरह गीत काव्य भी कहते हैं। गाने के लिए लिखा गया है। कैसा है? तो यह एक विरह गीत काव्य है। विरह गीत काव्य है। ठीक है। इसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं होकर राजस्थानी ब्रज एवं मध्य देश की भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? भाषा प्रयोग देखें तो इसमें राजस्थानी ब्रज और मध्य देश की भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये याद है रखना, मध्य देश की भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें आगे देखें तो इस रचना का संपादन, एक याद रखना कि संपादन किसने किया? संपादन देखें तो माता प्रसाद गुप्त और अग्रचंद नाटा ने। अग्रचंद नाटा ने किया। ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह रचना वीर काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना है। शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल के अनुसार क्या है? शुक्ल के अनुसार वीर काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना भी मानी जाती है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ठीक है। एक शुक्ल ने क्या लिखा है कि इस ग्रंथ
इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। वीर रस का किंचित आभास मात्र है। ये किसने कहा था? ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है। माता प्रसाद गुप्त क्या लिखते हैं? माता प्रसाद गुप्त कहते हैं कि साहित्य में तो दूसरी राजमती मिलती है, कि साहित्य में न हमें दूसरी राजमती मिलती है और न दूसरा विशलदेव ही मिलता है और इसी में विशलदेव रसो के कवि की सबसे बड़ी सफलता निहित है। सबसे बड़ी सफलता निहित है। ये कहा माता प्रसाद गुप्त ने कि साहित्य में, उन्होंने कहा कि साहित्य में न तो हमें दूसरी राजमती मिलती है और न ही दूसरा विशलदेव मिलता है, और इसी विशलदेव रसों की कवि की सबसे बड़ी सफलता यही है। ठीक है। इसमें मंगलाचरण के रूप में गणेश व सरस्वती की वंदना की गई है। एक ये भी याद रखना, मंगलाचरण रूप में गणेश जी व सरस्वती की वंदना की गई है। एक ये चीज भी आप याद रखना। एक इसमें और याद रखना कि नरपति नाला यानी स्वयं ने इसे स्त्री रसायन कहकर पुकारा है। स्त्री रसायन कहकर पुकारा है। ठीक है। नरपति नाला स्वयं ने इसे स्त्री रसायन कहकर पुकारा है। किसको? विशलदेव रसों को। ठीक है। तो आप इतना याद रखना। आगे हम पढ़ते हैं परमाल रासो। परमाल रासो के लेखक जो हैं, लेखक कौन है देखें। लेखक देखें तो लेखक है इनके जगनीक। कौन है? जगनीक है। और इनका जो रचना काल है, रचना काल यानी कब लिखे गए, तो रचना काल जो है वो है 1230 विक्रम संवत। और प्रधान रस की बात करें, प्रधान रस देखें तो इसमें जो है वो है वीर रस। वीर रस कैसा है? प्रधान रस है। प्रधान रस कौन सा है? तो प्रधान रस जो है वो वीर रस है। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि यह ग्रंथ भी गेयता के लिए फेमस है।
यानी यह ग्रंथ भी गेयता के लिए प्रसिद्ध है, गेयता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गेयता के लिए प्रसिद्ध है। एक इसमें देखना कि इनकी जो गीतों की गेयता है, इन गीतों की गेयता जो है, गीतों गेयता गेय गेय परंपरा, सॉरी गेयता नहीं है, गेय परंपरा, गेय परंपरा का मुख्य केंद्र ये पूछे तो ये पूछा जाता है, तो उसमें आ जाएगा बेसवाड़ा महोबा व बुंदेलखंड बेसवाड़ा महोबा व बुंदेलखंड माने जाते हैं। यानी इन क्षेत्र के अंदर जो है वो ये सर्वाधिक गाया जाता है। तो कौन से हो गए? बेसवाड़ा, महोबा और बुंदेलखंड। ठीक है, आगे हम इनके बारे में देखें तो इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन जो है, सर्वप्रथम प्रकाशन देखें, सर्वप्रथम प्रकाशन जो है वो 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट, उस समय के कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट। 1865 के अंदर फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट, तो उनके द्वारा करवाया गया था। और उनके द्वारा जो करवाया गया था वो एक नाम क्या था? उनके द्वारा आलाखंड नाम से करवाया गया था। कौन से नाम से? आलाखंड नाम से। आलाखंड नाम से करवाया, आलाखंड नाम से करवाया, आलाखंड नाम से। ठीक है, आलाखंड नाम से करवाया। आलाखंड नाम से करवाया। इसके बाद देखें तो श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारिणी द्वारा, जो परमाल रासो नाम से है, अब पूछेंगे सर परमाल रासो नाम से कब करवाया? तो देखें कि परमाल रासो नाम से किसने करवाया? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा करवाया गया। ठीक है, परमाल रासो नाम से। ठीक है, एक इसमें और याद रखना, कि जगनीक जो है, जगनीक कालिंजर के चंदेलवंशी राजा परमर्दी देव का दरबारी भाट कवि था। ठीक है,
और इसके अंदर जो है वो अल्लाह एवं उद्दल के वीरचित विस्तृत वर्णन है इस वीर गीतात्मक काव्य में। इसमें है क्या भी परमांद रासों के अंदर इन महोबा के दो वीरों का वर्णन है। कौन कौन से थे वो? आला एवं उद्दल। आला एवं उद्दल के वीर चरित का विस्तृत वर्णन इस वीर गीतात्मक काव्य में किया गया है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इनके बाद देखें तो इस रचना के गीत जो हैं, यानी इनके जो गीत हैं, इस रचना के गीत आषाढ़ व श्रावण मास में गाए जाते हैं। ठीक है, यानी वर्षा ऋतु में ज्यादातर गाए जाते हैं, यानी ज्यादातर वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं, यानी ज्यादातर इनके गीत जो है वो वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। इसमें रचित वीर हुंकार का एक सुंदर पद देखें तो इसमें एक पद आता है, वो पद क्या है? उसमें वीर रस से संबंधित है। उन पद की शुरुआत होती है 12 नाम से। ठीक है, 12 वर्ष ले कुकर जिए, वो 13 ले जिए सिहार, वर्ष 18 क्षत्रिय जी, आगे जीवन को धिकार। तो ये एक है, इनके अंदर देखते हैं वीर हुंकार का एक सुंदर पद दिया गया। 12 वर्ष ले कुकर जिए, वो 13 ले जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जी, आगे जीवन को धिक्कार। ये बताया गया है इसमें। ठीक है, फिर इसमें एक चीज और याद रखना, कि वाटरफील्ड, इसका अंग्रेजी में अनुवाद देखें। अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया है इसका। तो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? अंग्रेजी में अनुवाद किया वाटरफील्ड विद्वान ने, वाटरफील्ड नामक विद्वान द्वारा अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया है। ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, आज एक चीज इसमें और याद रखना कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह अर्ध प्रमाणिक काव्य है। इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अर्ध प्रमाणिक काव्य है, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो को भी अर्ध प्रमाणिक माना था। हमने पीछे देखा था कि पृथ्वीराज रासो को भी इन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना था। ठीक है, तो ये दोनों रचनाओं को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक तो पृथ्वीराज रासो को और एक परमाल रासो को। ठीक है, आगे देखते हैं हम खुमान रासो के अंदर देखें तो खुमान रासो के जो लेखक हैं वो लेखक कौन है? तो खुमान रासो की जो रचना है वो दलपत विजय ने की। दलपत विजय ने खुमान रासो की रचना की।
ठीक है, दलपत विजय ने खुमाना रसों की रचना की। और इनका रचना काल देखें। रचना काल की बात करें तो रचना काल जो है वो 9वीं शताब्दी माना जाता है। 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी। शुक्ल भी यही मानते हैं, शुक्ल भी 9वीं शताब्दी मानते हैं। ठीक है, और एक इनका मोतीलाल मिनारिया ने जो माना है वो 17वीं शताब्दी माना है। 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी जो है वो डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया के अनुसार है। मोतीलाल मिनारिया के अनुसार है, मोतीलाल मिनारिया के अनुसार है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश, राज सिंह, महाराणा प्रताप तक के राजाओं का वर्णन मिलता है इसके अंदर, इसलिए माना है। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे इनके बारे में विशेष तथ्य है। तो इसमें कुल जो छंद है, कुल कितने छंद है, कुल छंदों की संख्या देखें। कुल छंद तो 5000 है, 5000 छंद है। रस प्रधान देखें तो इसमें वीर रस प्रधान है, वीर रस की प्रधानता है, प्रधानता है 5000 छंद है, वीर रस की प्रधानता इसमें। और एक याद रखना, ठाकुर शिव सिंह सेंगर जो है, एक इनके बारे में याद रखना कि ठाकुर शिव सिंह, ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ठाकुर शिव सिंह सेंगर जो है उन्होंने इस रचना को दलपत विजय की रचना नहीं माना है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा है, उन्होंने दलपत विजय की रचना नहीं माना है। उन्होंने क्या कहा है कि ये दलपत विजय, दलपत विजय की रचना नहीं है, ये किसी अज्ञात भाट की कवि, अज्ञातनामा भाट कवि की रचना मानते हैं। कौन है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने कहा कि यह दलपत विजय की रचना नहीं है, ये कोई अज्ञात नाम के भाट कवि है, उनकी रचना है। ठीक है, इसमें आगे देखो कि इनका जो प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति है वो पुन्ना संग्रहालय में है। कहाँ है? पुन्ना संग्रहालय, पुन्ना संग्रहालय में इनकी जो प्रति है वो है हस्तलिखित है, प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति जो है वो पुन्ना संग्रहालय में है। ठीक है, एक ये याद रखना कि इनकी भाषा क्या है। तो भाषा देखें तो इनकी भाषा जो है वो राजस्थानी है, राजस्थानी, राजस्थानी भाषा। ठीक है, एक इसमें याद रखना कि इसमें वर्णन क्या है, वर्णन किसका है। तो इसमें एक बगदाद के खलीफा अल-मामून, बगदाद के खलीफा कौन है? अल-मामून। और चित्तौड़ के रावल हुमायूं, चित्तौड़ के रावल हुमायूं के मध्य युद्ध का वर्णन है, युद्ध का वर्णन मिलता है किसमें? हुमायूं रासों में। ठीक है, आगे देखें तो इनमें याद रखना कि शुक्ल के अनुसार, शुक्ल क्या कहते हैं? शुक्ल के अनुसार खुमान का शासनकाल बताया एक तो कि खुमान का
शासनकाल क्या बताया, 869 विक्रम संवत से 893 विक्रम संवत तक माना गया है एवं इनके द्वारा कुल 24 युद्ध किए गए थे माना है तथा इनके द्वारा कुल युद्ध देखें तो 24 किए गए थे, 24 युद्ध किए गए थे। ये कौन मानते हैं, ये शुक्ल जी मानते हैं। ठीक है, आगे देखें तो इनमें 3 राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। एक ये भी देखना कि इस रचना के अंदर खुमान नामक 3 राजाओं की वीरता का वर्णन 3 राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रथम खुमान देखें तो प्रथम खुमान, द्वितीय खुमान, तृतीय खुमान, प्रथम खुमान, द्वितीय खुमान और तृतीय खुमान। प्रथम खुमान का समय जो माना है उन्होंने 810 विक्रम संवत से 865 विक्रम संवत। द्वितीय का माना 870 विक्रम संवत से 900 विक्रम संवत। तीसरे का माना है तृतीय खुमान का वो 965 विक्रम संवत, 965 विक्रम संवत से 990 विक्रम संवत तक माना है। इस प्रकार से इस रचना में जो है वो 3 खुमान राजाओं का वर्णन मिलता है, खुमान नामक 3 राजाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम हमीर रासो देखें तो हमीरासो की जो रचना है, हमीरासो की रचना जो है वो सारंगधर ने की। किसने की, तो हमीरासो की रचना जो है वो सारंगधर ने की। लेकिन राहुल सांकृत्यन जो है उन्होंने जज्जल को माना है। राहुल सांकृत्यन ने जज्जल को माना है, जज्जल नामक किसी कवि को माना है कि इन्होंने हमीरासो की रचना की। ठीक है, और इनका रचना काल जो है वो 1357 ईस्वी है। इनके बारे में विशेष देखें तो इस ग्रंथ से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो कहते हैं कि इस ग्रंथ से अपभ्रंश की रचनाओं की क्या होती है, समाप्ति होती है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, मूल ग्रंथ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, अप्राप्य है। इनकी जो कुछ छंद है, इनके कुछ छंद जो हैं वो प्राकृत पेंगलम में कुछ छंद मिले और उन्हीं के आधार पर शुक्ल जी ने जो है इसके अस्तित्व की कल्पना की। किसने, शुक्ल जी ने। प्राकृत पेंगलम के हैं, प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, बब्बर एवं जज्जल इन 4 कवियों की रचनाओं का संकलन है प्राकृत पेंगलम, और इनके संकलन करता जो है वो लक्ष्मीधर है। प्राकृत पेंगलम के संकलन करता कौन है, तो लक्ष्मीधर है। और लक्ष्मीधर ने प्राकृत पेंगलम के अंदर विद्याधर, सारंगधर, बब्बर एवं जज्जल इन 4 कवियों की रचनाओं का संकलन किया है। ठीक है, तो उनके अंदर इनके कुछ छंद मिलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके अंदर जो ये हमीर शब्द आया है, कौन सा शब्द आया है, ये जो हमीर शब्द आया है ना, हमीर शब्द को क्या कहा है, अमीर शब्द का विकृत रूप माना है। अमीर शब्द का विकृत रूप माना है। उनके अनुसार यह किसी पात्र का नाम नहीं है। वो कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की अमीर जो है वो किसी पात्र का नाम नहीं है, किसी
पत्र का नाम न मानकर उन्होंने कहा है कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये कौन कहते हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं प्रयुक्त, कि ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अमीर शब्द नहीं है, यह अमीर का विकृत रूप है। ये मतलब किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं माना है, उन्होंने एक विशेषण के रूप में माना है। इनके बाद हम देखते हैं विजयपाल रासो। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो जो है उनके लेखक कौन है? तो उनके लेखक है नरसिंह भाट। नरसिंह भाट, नरसिंह भाट। उन्होंने इनका जो रचनाकाल माना जाता है विजयपाल रासो का, वो माना जाता है 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, लेकिन मिस्र बंधुओं ने जो है वो कितना माना है? तो मिस्र बंधुओं ने 1298 ईस्वी माना है। ठीक है, मिस्र बंधुओं ने विजयपाल रासो का रचनाकाल जो है वो 1298 ईस्वी माना है। इसमें देखो, इसमें जो है वो 42 छंद मिले हैं, केवल 42 छंद ही उपलब्ध हैं इसके। और एक इसमें देखना कि इसमें विजयगढ़ जो कि करौली में पड़ता है, विजयगढ़ करौली में पड़ता है, उसके राजा थे विजयगढ़ के राजा, जिनका नाम था विजयपाल और पंग राजा। विजयपाल और पंग राजा के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है, इसमें युद्ध का वर्णन है। एक इनके बारे में और महत्वपूर्ण बात याद रखना कि यह ग्रंथ मूलतः अपभ्रंश में रचित है, अपभ्रंश में लिखा हुआ है। ठीक है, अपभ्रंश में है, तो इसे फिर हिंदी साहित्य में, रासो साहित्य में स्थान देना ही उचित नहीं है। यानी हिंदी रासो साहित्य में स्थान देना ही उचित नहीं है। तो ठीक है साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारा रासो साहित्य भी कंप्लीट हो गया है। कल से हम आदिकाल के जो अलग भाग है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।